जय हिंद दोस्तों। तो जो री एग्ज़ाम है RO ARO के लिए, ये 27 जुलाई 2025 को शेड्यूल्ड है। तो उसके लिए जो मोस्ट रीसेंट का पेपर है RO का, जिसके लिए री एग्ज़ाम होना है, उससे हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम हिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में पर्टिकुलरली। तो ये वीडियो किनके लिए है? जो भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप CDS NDS CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं। और इसके अलावा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो स्टेट PCS से रिलेटेड है या UPSC से, उनमें आपको ये हेल्प करेगा। बट तरीका आपको ये अपनाना है कि वीडियो पॉज करना है, देन आगे बढ़ना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के रेफरेंस में। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये फर्स्ट ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सीताराम इनकी लास्ट नॉवेल थी। तो थोड़ा फैक्चुअल है, बिकॉज ये फैक्चुअल डेटा के बेस पे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है बिकॉज अगर हम बात करें कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, तो 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिश होता है। मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, आपके पास पेन होना चाहिए ताकि आप नोट डाउन कर पाओ। और इसके अलावा जो बात हमें समझनी है कि ये 1857 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके एक साल के बाद 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और इसके अलावा एक और काफी फेमस पर्सन है जदुनाथ बोस। ये फर्स्ट 2 ग्रेजुएट्स होते हैं। इस यूनिवर्सिटी के पहले 2 ग्रेजुएट कौन होते हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और जदुनाथ बोस। आप समझिए कितना पुराना टाइम है, 1858 की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम ये बहुत ही बड़ी बात होती थी। ठीक है, बहुत ही कम लोग ग्रेजुएट होते थे। अगर आप समझें इस तरीके से कि ये यूनिवर्सिटी है और पहले 2 ग्रेजुएट हैं, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट होता है। दूसरा कह रहे हैं सीताराम वाज हिज लास्ट नॉवेल। बहुत सारे नॉवेल इन्होंने लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, बट इनमें फेमस कौन कौन से हैं? तो दुर्गेश नंदनी है। देखिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, पहले ही बहुत बार पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं वर्क्स की। तो पहला इनका जो वर्क है वो है राजमोहन वाइफ। ये जो राजमोहन वाइफ है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन नोवेल माना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन नोवेल माना जाता है इंग्लिश में। कौन सा? राजमोहन वाइफ। तो इंग्लिश में ये है। ठीक है, किसी इंडियन पर्सन के द्वारा लिखा गया नोवेल। और सेकंड अगर हम बात करें तो ये है दुर्गेश नंदनी। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, हिस्ट्री के बुक्स में ये नाम देखने को मिलता है, ये लिटरेचर वाले सेक्शन में। दुर्गेश नंदनी फर्स्ट बंगाली नोवेल है। इसके बाद तीसरा नाम है देवी चौधरानी का। इट इज ऑल्सो इक्वली फेमस बिकॉज ये विमेन की इंपॉर्टेंस को दिखाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और देवी चौधरानी काफ़ी फेमस फिगराइन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया उस टाइम पे पर्टिकुलरली। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। देन चौथा है आनंद मठ। आनंद मठ जैसा कि हमें पता है, इसमें वंदे मातरम है, वंदे मातरम संस्कृत में है ना। और ये सन्यासी रिवोल्ट को डिपिक्ट करता है खास तौर से। हमने ये पढ़ा है रिवोल्ट वाले सेक्शन में, सन्यासी रिवोल्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नोवेल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। नाम है विष वृक्ष। विष वृक्ष लिख रहे हैं, बट विष का मतलब होता है जहर और वृक्ष का मतलब पेड़ होता है। तो ये विडो रीमेरेज से एसोसिएट करके दिखाया गया है। ठीक है, ये जो इशूज हैं विडो रीमेरेज के, उससे डील करता है। और इसके बाद इनका एक काफी फेमस मैगजीन भी था, नाम था बंग दर्शन। बंग दर्शन ये था मैगजीन। और किस लैंग्वेज में था? तो बंगाली लैंग्वेज में था, ध्यान रखिएगा। और ये बंगाली कल्चर के अपलिफ्टमेंट में एक अहम योगदान निभाता है।
तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। तो सीताराम इनकी लास्ट नॉवेल थी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 7वें नंबर पे है सीताराम, जो कि इनकी लास्ट नॉवेल थी। तो इनके फेमस नॉवेल कौन कौन से हैं? दुर्गेश नंदनी है, कपाल कुंडल है, आनंद मठ है, देवी चौधरानी है। आनंद मठ खास तौर से काफ़ी फेमस है बिकॉज जो वंदे मातरम है वो यहीं से लिया गया है, जो कि हमारा इंडियाज नेशनल सॉन्ग है ना। और सीताराम इनका लास्ट वर्क था। तो आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें असर्शन है और रीज़न है। असर्शन यह है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने लिमिटेड सत्याग्रह की बात की और इसमें कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स थे। और इसका कारण यह है कि सत्याग्रह को लिमिटेड रखा गया ताकि हम ब्रिटेन के वार एफर्ट्स को एम्ब्रेस करें, यानी एक्सेप्ट कर लें। ब्रिटेन ने, आपको पता होगा कि वॉर के बारे में इंडिया को शामिल कर लिया है ना, वर्ल्ड वॉर में इंडिया को शामिल कर लिया। और इसमें इंडिया की परमिशन भी नहीं ली गई, ना ही इंडिया से किसी तरह का डिस्कशन किया गया, इन पॉलिटिकल लीडर से किसी तरह का डिस्कशन किया गया। तो अगर ये सत्याग्रह लिमिटेड था तो क्या ये ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को दिखाता है कि हाँ इंडिया भी अब शामिल हो चुका है? ये इसके जो स्टेटमेंट है और असर्शन और रीजन है इस क्वेश्चन का। तो हम थोड़ा ब्रीफ में पहले समझते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में, देन इसके पीवाईक्यूज करेंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे दोबारा। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, तो पहले इसके बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि जब तक मुस्लिम लीडर्स के साथ कांग्रेस समझौता नहीं करती है तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस का मतलब किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जैसे आज़ादी को सामने लाने के लिए जो भी चीज़ें थी वो नहीं मिलेंगी, ऐसा कहना था ब्रिटिशर्स का, अगर ये मुस्लिम लीडर्स के साथ कांग्रेस जाकर बातचीत नहीं करती हैं, एग्रीमेंट नहीं करती हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इशू करती हैं और इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे कर्टेल कर दिया जाता है। इवन जो प्रेस की आज़ादी है और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, इन चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये 1939-40 के आसपास की बात है। 1940 में क्या होता है, खास तौर से एंड ऑफ 1940 में हम देखते हैं कि कांग्रेस अगेन गांधी जी को कहती है कि आप कमांड लीजिए, है ना। कांग्रेस गांधी जी को कहती है कि आप कमांड लीजिए। और इसके बाद गांधी जी मास स्ट्रगल को लीड करते हैं अपने स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव के साथ, यानी अपने थिंकिंग के बेस पे। और इसके बाद ये कहते हैं कि हम लिमिटेड सत्याग्रह शुरू करेंगे और ये कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को हर लोकेलिटी से हम लेंगे और एक लिमिटेड सत्याग्रह होगा। अब ये लिमिटेड वर्ड क्या दिखाता है? लिमिटेड सत्याग्रह। तो इसका एम क्या था? देखिए इसमें कुछ, अगर हम एम को समझ लें कि क्या मकसद था इसके पीछे का, एम्स ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसमें पहली चीज ये देखने को मिलती है कि जो नेशनलिस्ट पेशेंस है वो उनकी कमजोरी के कारण नहीं है, यानी जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो इंडिया के नेशनलिस्ट लोग हैं वो इसलिए शांत नहीं है कि ये हमारी कमजोरी है ना। शांति को कमजोरी ना समझा जाए, पहला रीजन ये था कि पेशेंस जो है, पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस। दूसरी चीज ये कि जो लोगों की फीलिंग्स है कि वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है और वो नाजिज्म और डबल ऑटोक्रेसी में कोई अंतर नहीं देखते हैं। देखिए नाजीज भी रूल कर रहे थे इसी तरीके से, यानी जबरदस्ती, और इसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी कर रहे हैं, यानी डबल ऑटोक्रेसी चला रहे हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। गांधी जी का कहना है लड़ाई कैसी भी हो, लड़ाई तो लड़ाई होती है ना। तो ये भी रीजन है, इस चीज को भी हमें समझना होगा कि गांधी जी की आइडियोलॉजी यहाँ पे शामिल है। उनके हिसाब से जो गलत है वो गलत है, ठीक है। वहां पे वो नहीं देखा जा रहा कि इसमें हम क्या अचीव करने वाले हैं, वो रास्ता ही गलत है। तो ये बात भी समझ लीजिए। टू एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग, to express people feelings that they were not interested in war
नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। प्लस इसके अलावा एक और बात है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नाजिज्म एंड ऑटोक्रेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। तीसरी चीज ये कि गवर्नमेंट को एक और अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कांग्रेस के डिमांड को मान ले। तीसरी बात ये भी थी इंडिविजुअल सत्याग्रह की, टू गिव टाइम और अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड पीसफुली, है ना। तो ये इसके एम्स थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला कह रहे हैं अक्टूबर 1940 में गांधी जी एक लिमिटेड सत्याग्रह की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि जो सत्याग्रह वो लिमिटेड था ताकि हम ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को मान लें, ऐसा कुछ नहीं है, इसे लिमिटेड रखे जाने की ये कारण थे ही नहीं, है ना। क्या कारण थे तो इसे हमें समझना है, बहुत आसान है। देखिए, अगर हम इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में एम्स को समझें तो पहली चीज़ ये थी कि पेशेंस वीकनेस के कारण नहीं, हमारा हम जो पेशेंस रख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो लोगों की फीलिंग है कि वो वॉर में इंटरेस्टेड ही नहीं है, प्लस वो नाजिज्म और ऑटोक्रेसी को अलग नहीं देखते हैं। जिस तरह से नाजी गलत है उसी तरह से जो ब्रिटेन की ऑटोक्रेसी है, डबल ऑटोक्रेसी, वो भी गलत है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि टाइम दिया जाए कांग्रेस को, कांग्रेस के मांगों को ब्रिटिशर्स को मानने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से। तो ये तीन मेजर बातें थी। इस बेस पे अगर हम देखें तो सेकंड हो जाता है गलत। तो आंसर क्या बन रहा है? ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कह रहे हैं कि वो एक ब्रह्मो समाज के लीडर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। दूसरा, एक वीकली मैगजीन न्यू इंडिया के नाम से पब्लिश किया गया इनके द्वारा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ब्रह्मो समाज के लीडर थे, तो पहला बिल्कुल सही है। और एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक थे। दूसरा कह रहे हैं कि वीकली मैगजीन न्यू इंडिया के नाम से पब्लिश किया गया। तो क्या ये बात सही है? तो देखिए ये बात भी सही है। सो आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन बी, बोथ 1 और 2। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि न्यू इंडिया के नाम से मैगजीन जो है वो एनी बेसेंट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये बात भी सही है कि न्यू इंडिया के नाम से जो मैगजीन है वो एनी बेसेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे एक न्यू इंडिया नाम का दूसरा मैगजीन भी है जो बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस वजह से ये आप पढ़ भी सकते हो, गवर्नमेंट की साइड से मैंने लिया है। 1898 में क्या होता है, बिपिन चंद्र वेंट टू इंग्लैंड फॉर थियोलॉजिकल स्टडीज़। थियोलॉजिकल का मतलब रिलीजन से रिलेटेड जो स्टडी होती हैं, और एक स्कॉलरशिप इन्हें मिली थी और ये ग्रांट किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। हालांकि ये अपने स्कॉलरशिप को 1 साल के बाद छोड़ देते हैं और फ्रीडम के लिए काम करने लगते हैं। और इसके बाद फिर ये इंडिया भी आते हैं और इसके बाद ये वीकली जर्नल यानी पत्रिका निकालते हैं द न्यू इंडिया के नाम से, जिसमें ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, रेशनलिज्म की और नेशनलिज्म की बात करते हैं। और जो हिंदू नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था तिलक जी का, उनसे ये एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, एक कॉम्पोजिट पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। कॉम्पोजिट पैट्रियटिज्म मतलब जो हर रिलीजन को साथ लेके चलता है। और 1906 में क्या होता है कि जब बंगाल पार्टीशन के 1 साल बीत जाते हैं तो बिपिन चंद्र पाल जी एक नेशनलिस्ट डेली न्यूज़पेपर वंदे मातरम के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आंसर जो है बी बनता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें हमें असर्शन दिया गया और रीज़न दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में फाउंड हुआ था और ये हुआ जॉर्ज थॉमसन के एफर्ट्स के बाद। और इसमें जो रीज़न कहा जा रहा है वो ये कि जो जॉर्ज थॉमसन है उन्हें इंग्लैंड से द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा लाया गया ताकि वो पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करें। ये भी काफ़ी अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है।
तो इसमें जो पहला कह रहा है वो सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में फाउंड होती है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं इनके पीछे, बट इनमें जॉर्ज थॉमसन का भी योगदान होता है। तो इस तरह से पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं कि जो जॉर्ज थॉमसन है इसे इंग्लैंड लाया गया द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा, ये बात भी सही है, ये भी गलत नहीं है, तो सेकंड भी सही होता है। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर सही हो गए तो हमें ये देखना है कि क्या इसे ये एक्सप्लेन करता है। तो इससे समझने से पहले मैं ब्रीफली कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि 1843 में स्टैब्लिश होता है और इसका मिशन ये होता है कि कलेक्ट किए जाए, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन, जो कि एक्चुअल कंडीशन को दिखाए, एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के लोग हैं उनकी असल स्थिति कैसी है, इस चीज़ को कलेक्ट किया जाए, इनके डेटा को, और इससे डिसेमिनेट किया जाए, यानी फैलाया जाए और भी लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसके बाद क्या होता है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों से एसोसिएटेड थी। देखिए 1885 के ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो बहुत सारी सोसाइटीज़ थी उनमें से ये एक थी। इसके अलावा ये जो सोसाइटी है यानी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये मर्ज कर जाती हैं। ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी ये दोनों मर्ज कर जाती हैं और मर्ज करके ये फॉर्म करती हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इस वजह से ये सेकेंड और असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फाउंडर्स में से कौन कौन है, तो देखिए जॉर्ज थॉमसन है ही, इसके अलावा द्वारकानाथ टैगोर हैं और भी मेंबर्स हैं जैसे चंद्रमोहन चटर्जी हैं एंड परमानंद मैत्र हैं। ठीक है, तो इस वजह से असर्शन सही है और रीज़न भी सही है। अच्छा, अब ये बात है कि क्या जॉर्ज थॉमसन जब इंग्लैंड से आते हैं तो इसी वजह से ये फॉर्म होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी सही आंसर है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट तो है, बट थॉमसन का विजिट जो है वो डायरेक्ट रीज़न तो नहीं है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट को लेके। ये जो सोसाइटी का फॉर्मेशन है वो मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस के कारण है, जैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस का बढ़ना, तो केवल थॉमसन के प्रेजेंस से ही नहीं फॉर्म हुआ है। अगला देखिए बेहद आसान है, पहली बार सेंसस कब देखने को मिला, तो ये बताने की नीड नहीं, आंसर इसका सी है, लॉर्ड मेयो। मेयो के टाइम पे स्टार्ट होता है 1872 में, 1872। और ये रेगुलर सेंसस नहीं होता, पहली बार जो डेसेनियल सेंसस है, यानी जो हर 10 सालों में होता है, डेसेनियल सेंसस, ये होता है 1881 में। उसके बाद से हर 10 सालों के गैप में सेंसस देखने को मिलता है। और इस टाइम पे कौन रहता है, तो इस टाइम पे रिपन रहता है। वायसराय कौन रहता है इस टाइम पे 1881 में, तो रिपन। और 1872 में कौन, मेयो। अगला देखिए, असरसन ये कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय एडिटर थे संवाद कौमुदी के, जो कि एक बंगाली वीकली है, और इसका रीजन बताया जा रहा है कि उनके आर्टिकल में कंडेम किया जाता है, यानी निंदा की जाती है विडो बर्निंग के कस्टम की, और इस बारे में भी जिक्र देखने को मिलता है उनके आर्टिकल्स में। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पता है कि ये संवाद कौमुदी के एडिटर हैं और फाउंडर हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करवा दूं। इकोनॉमी की ये जो फाइल है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाली, हाँ इसी में हमने पढ़ा है समग्र बैच में, ये समग्र बैच का ही कंटेंट है, ब्रह्मो समाज के बारे में, कि ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा फाउंड किया जाता है, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, यानी भारतीय पुनर्जागरण के पितामह है ये। और 1814 में ये आत्मीय सभा सेटअप करते हैं, जिससे मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को
फैलाया जा सके, प्रोपेगेट किया जा सके। मोनोथिस्टिक का मतलब एकेश्वरवाद, सिंगल गॉड पर बिलीव किया जाए। और राजा राम मोहन रॉय जी ब्रह्मो समाज को फाउंड करते हैं। पहले ये ब्रह्मो सभा रहता है, बाद में ये ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है? तो हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना, कोई न्यू रिलीजन को क्रिएट करने की बात नहीं है, हिंदुइज्म के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सुधारने की बात है। ठीक है, समझ आ गया। आइडोलेट्री का ऑपोजिशन है, क्यों? क्योंकि मोनोथिस्टिक आइडियाज है और ये कोई न्यू रिलीजन स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहते थे। फीचर्स क्या क्या थे? तो पॉलीथिज्म को डिनाउंस करते हैं, आइडल वर्शिप को डिनाउंस करते हैं और मोनोथिज्म की बात करते हैं। ठीक है, कोई अवतार वगैरह को ये नहीं मानते हैं और इनका ये कहना है कि कोई भी स्क्रिप्चर है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, तो उससे अल्टीमेट अथॉरिटी का स्टेटस वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये डिनाई करते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पर कोई खास स्टैंड नहीं लेते हैं और इनका कहना है कि ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। और कास्ट सिस्टम की तो बहुत ज़्यादा निंदा की गई है, कास्ट सिस्टम गलत है। और इसके अलावा और भी इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, तो लॉन्ग टर्म पे हम ये देखते हैं कि ये वीमेन के स्टेटस के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। और इसके बाद डेविड हेयर के एफर्ट से हिंदू कॉलेज सेटअप किया जाता है। डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय जी मिल करके 1825 में ये वेदांता कॉलेज सेटअप करते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने लिख दिया है। इनके लिटरेरी वर्क्स क्या क्या है? तो तुफातुल मुआवदीन है, वेदांत ग्रंथ है, केनोपनिषद है, ईसोपनिषद है, कठोपनिषद है, या बेसिकली उपनिषद पे भी इन्होंने अपना एक कमेंट्री लिखी है। ठीक है, इसके बाद द परसेप्ट्स ऑफ जीसस है और गौड़ीय व्याकरण है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा फेमस तो है तुफातुल मुआवदीन। संवाद कौमुदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा गया है पेपर में। जैसे ये PYQs हैं, सारे PYQs तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा है। हमने बैच में ये डिस्कस किया और ये यूट्यूब पे भी हमने कवर किया है कई बार इस तरह की चीज़ें। राजा राम मोहन रॉय जी को राजा का टाइटल किन्होंने दिया? अकबर सेकंड ने। कौन सा ट्रू नहीं है? तो जब भी ये चीज़ पूछते हैं तो हमेशा यही गलत रखते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर को इनफॉलिबल मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका यही कहना है कि वेदास की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं ये, है ना, और अवतार में बिलीफ नहीं करते हैं। आइडोलेट्री को अपोज करते हैं, सही बात है। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। डिनाइड द नीड फॉर अ प्रिस्टली क्लास फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, सही है। ये पॉपुलराइज करते हैं कि वेदास इनफॉलिबल होते हैं, ये गलत है। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन भी बहुत आसान है अगर आपके कोर कंसेप्ट क्लियर हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के। फॉल्स पूछा गया तो बार बार यही सब पूछा जा रहा है। ठीक है, किस लैंग्वेज में इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था? तो ये किस में था? ये देखिए पर्शियन में है, यानी फारसी भाषा में। तुफातुल मुआवदीन इन्होंने लिखा है 1803 में। देन आत्मीय सभा 1814 में। देन हिंदू कॉलेज ये सेटअप करते हैं। परसेप्ट्स ऑफ जीसस है। वेदांत कॉलेज ये 1825 में इस्टेब्लिश करते हैं और 1828 में आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज में ट्रांसफॉर्म होता है। जर्नल कौन कौन से? संवाद कौमुदी है बंगाली में और मिरातुल अखबार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पर्शियन में है, कई बार पूछा गया पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कवर्ड, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसी टॉपिक से, 50 से ज़्यादा PYQs हैं। खैर यहाँ पे हमने चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये फाउंडर एडिटर थे बंगाली वीकली संवाद कौमुदी के। और दूसरा ये कह रहे हैं कि वीडियो बर्निंग के कस्टम को ये कंडेम करते हैं। हाँ, सही बात है ये भी, क्योंकि जो ओवरऑल आइडिया था संवाद कौमुदी का वो यही था कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, खास तौर से वीडियो बर्निंग की, ये काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। तो उन चीज़ों को भी ये अपने आर्टिकल्स में लिखते थे ताकि लोगों को और अवेयरनेस फैले। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर ए है या बी है? अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे ए आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज राजा राम मोहन रॉय जी बंगाली वीकली संवाद कौमुदी के एडिटर हैं। क्या ये इस वजह से है कि ये वीडियो बर्निंग के कस्टम को कंडेम करता है? तो देखिए ऐसा नहीं है ना, और भी ये एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, केवल वीडियो रीमैरेज के बारे में ही तो नहीं लिखते हैं, और भी चीज़ें ये बताते हैं। सती के अगेंस्ट ये बात करते हैं और केवल सती नहीं, और भी बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को भी कवर करते हैं। और इनके जो पर्शियन न्यूज़पेपर है मिरातुल अखबार, इसमें भी ये अगेन सती के बारे में, सती के खिलाफ आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। तो संवाद कौमुदी ने नो डाउट सती को अपोज किया है, बट इनका मेन फोकस ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म है
केवल विडो बर्निंग को ही कंडेम करना नहीं है। इस वजह से ये नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का है, खास तौर से लिटरेचर, तो ये हमने कवर भी किया है। पहला कह रहे हैं फुतुहात उल सलातीन, फुतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही और खज़ैन उल फुतूह। तो देखिए अरुणाचल पीसीएस की एनालिसिस की थी हमने, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि तारीख फिरोज शाही किन्होंने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। उस टाइम पे इससे एसोसिएटेड जो भी मेडिवल स्क्रिप्चर्स थे, सॉरी जो भी मेडिवल बुक्स थे वो हमने कवर किए। जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, तो फतवाए जहांदरी लिखा है। तो दो बुक हैं फेमस जियाउद्दीन बर्नी की, पहली है तारीख फिरोज शाही और दूसरी है फतवाए जहांदरी। इसके बाद ये क्वेश्चन था जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फुतुहाल उल सलातीन अब्दुल मलिक इसामी ने लिखा है, फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। बट जो तारीख फिरोज शाही है ये फिरोज शाह के दरबार में थे जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने लिखा है। और खज़ैन उल फुतूह तो अमीर खुसरो ने लिखा है। ये डायरेक्ट पीवाईक्यू कई बार पूछा गया है। जैसे बर्नी है तो बर्नी बलबन के टाइम पे भी थे, बलबन के बारे में भी काफ़ी सारी बातें इन्होंने लिखी है। तो जो किंगशिप की थ्योरी है ये प्रेस्टीज, पावर और जस्टिस पर आधारित होती है, ये बलबन ने कहा था जियाउद्दीन बर्नी के, सॉरी बर्नी ने कहा था बलबन के बारे में, क्योंकि बर्नी जो है वो हिस्टोरियन थे, तो इन कमेंट्री करते थे राजाओं पर। तो बलबन के बारे में इन्होंने ये कहा कि जो बलबन की किंगशिप की थ्योरी है, यानी राजा कैसे राजपाट चलाएगा, ये प्रेस्टीज, पावर और जस्टिस के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें प्रेस्टीज चाहिए, पावर चाहिए और जस्टिस की बात करते हैं ये। तबकाते नासिरी के ऑथर कौन है, तो मिनहाज उस सिराज है। ठीक है, तबकाते नासिरी की उन्होंने लिखा मिनहाज उस सिराज ने। सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्नी ने क्यों कंसिडर नहीं किया दिल्ली सल्तनत को ट्रूली इस्लामिक, क्या रीज़न थे। तो ये रीज़न था कि सुल्तान ने मुस्लिम लॉ को अपने रेगुलेशन लगा करके सप्लीमेंट कर दिया है ना। तो इस वजह से जो बर्नी है उन्होंने नहीं माना कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट इस्लामिक है। खैर यहाँ पे तो हमें आंसर समझ आ गया। देखिए ये है, यही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये बैच में हमने पढ़ा है ये, ठीक है, ये समग्र बैच में हमने पढ़ा है। तो हमने नासिरुद्दीन मोहम्मद की बात की थी कि इसके टाइम पे जो तैमूर है वो अटैक करते हैं, और जब दिल्ली एंटर करते हैं उस टाइम पे कोई खास अपोजिशन नहीं होता है, कि काफ़ी वीक रूलर होते हैं ये नासिरुद्दीन मोहम्मद। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं धन को। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया सिविल सर्विसेज में, है ना। और बाद में ये 1399 में इंडिया से विड्रू कर जाते हैं। बट इससे क्या होता है, डेथ ब्लो मिल जाती है तुगलक डायनेस्टी को, तुगलक डायनेस्टी का खेल खत्म हो जाता है। तो इससे पहले गुलाम डायनेस्टी है यानी स्लेव डायनेस्टी, देन उसके बाद खिलजी डायनेस्टी है, देन तुगलक डायनेस्टी है, देन सैयद का नंबर आता है। तो तुगलक का तो कहानी, तुगलक डायनेस्टी तो खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब तैमूर अटैक करते हैं तो ये लास्ट रूलर होते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद, और काफ़ी वीक रूलर होते हैं। देन आते हैं सैयद्स। तो जो सैयद डायनेस्टी है इनके फाउंडर होते हैं खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान फाउंडर होते हैं। देन आते हैं मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह और देन अलाउद्दीन आलम शाह। ये जब मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था बैच के लिए तो मैंने इनके बारे में कुछ खास लिखा नहीं, क्योंकि कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट मैंने नाम जरूर लिखा। इसका रीज़न वही है कि मुझे पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो या तो क्रोनोलॉजिकल दे देंगे, या फिर आपको अगर आइडिया होगा ना कि कौन सा रूलर पहले है कौन सा बाद में, तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई एडिटेड नहीं है PDF, ये अभी भी आप चेक कर सकते हो। बिकॉज रीज़न वही है कि जो कंटेंट बनाया जाए उसे कंसाइज भी मुझे रखना होता है। ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि कंटेंट बहुत ओवरलोड ना हो। तो इसका जो सही आंसर, अब तो ये सामने है, खिज्र खान है, खिज्र खान है, ठीक है। इसके बाद मुबारक है, मोहम्मद शाह है, देन अलाउद्दीन आलम शाह है। तो 1 है, 3 है, देन 2 है, देन 4 है। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? भुक्ति विषय वीठी ग्राम, विषय भुक्ति वीठी ग्राम, वीठी भुक्ति विषया ग्राम। तो ये भी हमने पढ़ा है, वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ अंडर द गुप्तास।
तो जो गुप्ता एम्पायर है ये प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसे हम देश कहते थे, राष्ट्र कहते थे और भुक्ति कहते थे। इनके हेड को उपारिका कहा जाता था और विलेज हेडमैन को ग्रामिका कहा जाता था। ठीक है, तो पहले भुक्ति है जो कि एक प्रोविंस है और इसके हेड को हम उपारिका कह रहे हैं। देन डिस्ट्रिक्ट आ रहा है जो कि विषय कहला रहा है, जिसके हेड विषयपति हैं। विठी होता था सब डिस्ट्रिक्ट। देन ग्राम यानी गांव, विलेज, जिसको हेड कर रहे थे ग्रामिका। तो अभी प्रेजेंट डे में आप स्टेट के ऐसा समझ सकते हो भुक्ति को, तो ये एक बड़ी यूनिट है। देन विषय आते हैं, इसे आप डिस्ट्रिक्ट के रूप में एसोसिएट कर सकते हो, और विठी सब डिस्ट्रिक्ट है और ग्राम तो गांव के लेवल पे है। तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो पहले भुक्ति आएगा, यानी दो बी और सी तो होंगे नहीं। ऑप्शन इज ए, भुक्ति विषय विठी ग्राम, है ना, भुक्ति विषय विठी और ग्राम। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ये आसान है, ये देखिए हर बुक में कवर्ड है, हमने भी बैच में पढ़ा है। अगला देखिए, पहला कह रहे हैं कि अच्छा, बुरहान उल मुल्क सादत खान के बारे में पूछा जा रहा है। सादत खान फाउंडर है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध के। और दूसरा ये कि सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेशन में इन्होंने भाग लिया था। तो देखिए ये भी हमने कवर किया है, इस क्वेश्चन को भी इनफैक्ट। तो सादत खान जो है सिया सेक्ट से थे और इन्होंने सैयद ब्रदर्स के खिलाफ पार्टिसिपेट किया था, और इस तरीके से क्या हुआ, इनका मनसब बढ़ा दिया गया। और आफ्टर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द कोर्ट ही वाज इंस्पायर्ड टू स्टैब्लिश अ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। बाद में ये न्यू स्टेट को स्टैब्लिश करते हैं जो कि अवध स्टेट होता है। तो ये सही है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखिए, लेक्स लोकी एक्ट, बंगाल टीनेंसी एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेक्स लोकी एक्ट 1850 का है, बंगाल टीनेंसी एक्ट जो है ये 1885, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है 1891 में, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। ठीक है, तो सही ऑर्डर क्या है, ए बी सी, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। लेक्स लॉकी एक्ट क्या था, इस एक्ट ने इंश्योर किया कि जो इंडियंस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं ये अपने इनहेरिटेंस राइट को ना लूज करें। ये था लेक्स लॉकी एक्ट। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लेक्स लॉकी एक्ट के बारे में कौन सी बात सही है। इट वाज टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, इट वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, प्रोवाइडेड राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज टू अ हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। तो करेक्ट आंसर सी ही है। देखिए होता क्या है, जो लेक्स लॉ की रिपोर्ट है ये फर्स्ट लॉ कमीशन के तहत आता है मैकाले की लीडरशिप में। इसका मेन एम ये होता है कि क्लैरिफाई किया जाए इंग्लिश लॉज को, है ना, खास तौर से जहाँ पे कोई इंडियन लॉ एप्लीकेबल ना हो उस केस में। तो इसकी मेन रिकमेंडेशन यही होती है कि इंडियंस के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए और इसमें पर्सनल लॉ जैसा कोई मैटर शामिल ना हो, है ना। और बट आउटकम इसका यही रहता है लेक्स लॉ की रिपोर्ट का कि इसमें कोई खास फ़ायदा दिखता नहीं है। बट एक चीज़ जो निकल कर आती है वो ये कि जो इंडियंस हैं जो कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, वो अपने इनहेरिटेंस राइट को लूज़ नहीं करेंगे अंडर हिंदू और मुस्लिम लॉ। ठीक है, ये एट द एंड फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है लेक्स लॉ की एक्ट में। दूसरा बंगाल टीनेंसी एक्ट। तो बंगाल टीनेंसी एक्ट एम करता है कि टीनेंस को प्रोटेक्ट करें। देन एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आता है 1891 में, और उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, 1, 2, 3 and 4। यह है करेक्ट क्रोनोलॉजी। नाउ नेक्स्ट देखिए, फारूक शाह, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, इन मुगल एम्पायर्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तो आसान है, सबने पढ़ा है इसके बारे में। और करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन है, सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट है, तो 3 है सबसे पहले, यानी ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। बहादुर शाह के बाद, अच्छा बहादुर शाह को मुअज्जम भी कहते हैं, याद रखिएगा ये मुअज्जम एल्डेस्ट सन होते हैं औरंगजेब के। ठीक है, और इसके बाद जहांगीर शाह आते हैं, है ना, जहांगीर शाह के बाद फारूक शाह, और फारूक शाह के बाद मोहम्मद शाह। ठीक है, इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। तो 3, 2, 1, 4 इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, और ये भी हर बुक में कवर्ड है। तो कुछ क्वेश्चन डुएबल हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ है, जैसा पैटर्न होता है, और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जाएंगे और बहुत बार पूछे भी गए इस पैटर्न पे क्वेश्चन। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब्जेक्ट के डिस्कशन के लिए। थैंक यू, जय हिंद।